हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कि आज हमारे चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन पे स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सारी वीडियोस एक के बाद एक मिलती जाएंगी। हम आपके एग्ज़ाम के पहले तक पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं, तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ और एक क्वालिटी एजुकेशन लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ विभू पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, तो चैप्टर 1 जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब तक प्रीवियस क्लासेस में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर रखते हैं, कंप्लीट फ्लावर, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमें इसमें ये डिस्कस करना है। अब तक आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन आज एकदम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं हम किसका, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, प्लांट जो हायर प्लांट्स उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, एंजियोस्पर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट का ग्रुप है जहाँ पे सीड क्या होता है, कवर्ड होता है, उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। तो एक एंजियोस्पर्म फ्लावर का हम एक फैसिनेटिंग ऑर्गन कैसे कह रहे हैं उसको? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ह्यूमन जो है बहुत तरीके के काम इन फ्लावर से करता है, ठीक? जैसे ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। ये हमारी बहुत सारी फीलिंग लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, बहुत सारी चीज़ों को हम इस फ्लावर की मदद से एक्सप्रेस करते हैं। एक फ्लावर आप दे करके किसी के मूड को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में जो पहला 1.1 डायग्राम दिया गया है एक कंप्लीट फ्लावर का, आइए हम सबसे पहले इसी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये डायग्राम हमारा एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम है। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं जिसमें फ्लावर के वो 4 पार्ट, जो 4 बेसिक पार्ट हैं, सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा। स्टिग्मा में हमें जो मेन पार्ट्स है मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। देखिए, जो फ्लावर के मेन पार्ट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? सेपल, पेटल, ये एसेसरी पार्ट्स हैं। और नेसेसरी पार्ट कौन कौन से हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? वो है एंड्रोसियम या एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है इसमें हम सारे पार्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, जो ये आपको पार्ट, कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, ये आपका क्या हो गया? इट इज पेटल। ओके, ये ग्रीन पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? सेपल। उसके बाद जो एंड्रोसियम है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है? एंथर, और दूसरा हमारा ये हो गया फिलामेंट, ठीक है। और जो हमारा ये गाइनोसियम है उसकी जो, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, इसके 3 बेसिक पार्ट हैं। सबसे पहला है स्टिग्मा, ये वो प्लेस है जहाँ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। फिर ये पूरा, ये जो आपका ट्यूब दिख रहा है ये आपका क्या है? स्टाइल। और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या हो गया? ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल ऑर्गन एंड्रोसियम है उसके पास जो पार्ट है वो एंथर है और फिलामेंट है, और जो हमारा पिस्टिल या गाइनोसियम है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर
मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्लांट का, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए हम रिप्रोडक्शन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. सबसे पहले जब फ्लावर आता है, several hormone and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। मतलब कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं उस छोटे से फ्लावर में, और धीरे धीरे वो एक डेवलप्ड फ्लावर बन जाता है। इनफ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस बनता है जिसमें पहले बर्ड डेवलप होती है और उसी ब्लड से डेवलप होता है क्या, फ्लावर। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोसियम एंड द गाइनेसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। उसके बाद मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एंड्रोसियम और गाइनेसियम डेवलप होता है। उसके बाद जो एंड्रोसियम होता है कंसिस्ट ऑफ द रोल ऑफ स्टेमेन, मैंने आपको अभी बताया था ना, स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनेसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इतना समझ में आ गया आपको क्या होता है। जो इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होता है किसी फ्लावर में हार्मोनल एक्टिविटी के बाद, तो जो फ्लावर बन के आता है पहले वो बड फेज में होता है, जैसे आपको बहुत छोटी सी ऐसे बड दिखाई देती है, ऐसी छोटी सी बड होती है। बाद में ये बिल्कुल फ्लावर की तरह क्या कर जाती है, ये ब्लूम कर जाती है, फ्लावर की तरह ब्लूम कर जाती है। ठीक है, ये आपका बड है और ऐसा फ्लावर हो जाएगा। ठीक, फिर ये इसमें एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो गाइनेसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो स्टेमन है उसका हमें क्या करना है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर ही समझते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे एक एंथर पूरा हमारे सामने है, अ टिपिकल स्टेमन, ये टिपिकल स्टेमन है, और यहाँ पे देखिए उसका ये एंथर ऊपर की तरफ है और ये फिलामेंट नीचे की तरफ है। ओके, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंथर होता है इसके अंदर जो सैक है, देखिए यहाँ पे पॉलन सैक है ये, जिसके अंदर ढेर सारे क्या भरे हुए हैं, पॉलन, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेपरेशन भी है, जहाँ पे दिया गया है लाइन ऑफ डिहेसेंस, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है, इसे ओपन होगा और यहाँ से सारे ये पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन सैक से बाहर आ जाते हैं, और इनका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, ये स्टिग्मा तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इट शोज टू पार्ट टिपिकल स्टेमन। टिपिकल स्टेमन के टू पार्ट होते हैं, अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और बाइलोब्ड दो लोब होते हैं उसमें, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक पहला लोब ये है, दूसरा ये है, तो ये बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंथर। The prominent end of filament is attached to the thalamus or the petal of flower। और जो नीचे का ये पार्ट है ये पेटल से जुड़ा होता है या फिर थैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, the number and length of stamen are variable in flower different species. If you were collected of stamens each from the 10 flower and arrange them on the side, you would be able to appreciate the large variation in the size nature। तो अगर आप देखो, जैसे मैं आपको हिबिस्कस और रोज का ही देखने को बोलूंगा, बहुत कॉमन फ्लावर है, उनके जो स्टेमन्स होते हैं काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। A typical angiosperm anther is a bilobed and each lobe having two थीका। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड और डाइथीकस होता है, मतलब उसमें दो लोब होते हैं।
अगर मैं लोब ऐसे ड्रॉ करूं तो आपको ये डबल लोब दिखाई देगा, ऐसा और एक ऐसा, ओके। और यहाँ पे डाइथिकस है, मतलब ये लोब जो है बीच में डिवाइडेड है, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेट होता है, ये सेपरेशन होता है, उनके इधर उधर हम थीका काउंट करते हैं, ठीक है। ये जो बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का, ये इसके ट्रांसवर्सल सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 साइडेड एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब यहाँ पे टीएस हम अगर कट करें, जैसा कि यहाँ पे कट करके दिखाया गया है, आप देख रहे हो, आपको ऐसा यहाँ पे क्या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, 1 2 3 4, ओके। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसको मैंने काउंट करा दिया। लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। यहाँ पे लोब नंबर 1 फर्स्ट लोब है और ये सेकंड है, तो इन दोनों लोब में क्या है, ये डिवाइडेड है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। ये बाद में डेवलप होकर के क्या बन जाती है, ये एक पॉलन सैक बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फिल रहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखिए कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इट अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन, एक सर्कुलर दिखाई देता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर ये इसमें 4 लेयर्स होती हैं वॉल्स की, कितनी 4 लेयर्स, जैसे पहला है एपिडर्मिस, ठीक, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टैपेटम। 4 यहाँ पे हमें लेयर दिखाई दे रही है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन टू प्रोटेक्शन। पहले ये जो 1 2 और 3 लेयर हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, और ये पॉलन को रिलीज करने में मदद करती हैं, ठीक। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं, ये नरिश करती है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। क्या ये जो टैपेटम है ये उनको नरिश करने में मदद करती है, जो अभी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे हैं। जो टैपेटम की सेल्स होती हैं ये डेंस साइटोप्लाज्म रखती हैं और ये जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रखती हैं, मोर देन 1, ठीक है। उसके बाद जब एंथर यंग होता है तो a group of completely arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangia। तो यहाँ पे यंग जब रहता है कोई एंथर, तो उसके जो सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक। अब आगे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन में जाती हैं, ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिक टेट्राड्स। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक टेट्राड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। आइए पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता, पहले हम ये थ्योरी ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। As each of the cell, the sporogenous tissue capable to giving rise the microspore tetrad। और इससे हर एक जो सेल होती है वो कैपेबल होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके, ठीक है। उसके बाद इनमें पोटेंशियल पॉलन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और प्रोसेस इसके फॉर्मेशन की माइक्रोस्पोर की एक पॉलन मदर सेल से होती है, इसको पीएमसी बोलते हैं, थ्रू मियोसिस, मियोसिस के थ्रू होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब एक पीएमसी से मियोसिस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। पीएमसी स्टैंड फॉर द पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से आपको क्लियर है कि पॉलन ग्रेन बना रहा होगा, ठीक है। The microspores as they are found are arranged in the cluster of 4 cell the microspore tetrad। 4 सेल के क्लस्टर में होते हैं, इसे इनको टेट्राड बोल रहे हैं। माइक्रोस्कोप जो है, सॉरी माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये डिसोसिएट होते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन से। मतलब जो टेट्राड होता है ऐसे 4 के क्लस्टर में होता है, फिर जब सेपरेट होंगे तो ये अलग पॉलन ग्रेन, ये अलग पॉलन ग्रेन, ये अलग पॉलन ग्रेन और ये अलग पॉलन ग्रेन, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका। यहाँ पे हम देखने वाले हैं किसका, एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है ये। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेयर्स दी गई हैं, सबसे पहली लेयर
तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारी जो 4 लेयर्स थी वो लेयर्स हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। पहला एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीसियम है, तीसरा ये मिडिल लेयर और चौथा ये है टैपेटम। ओके, ये आपका ये लेयर्स वाला स्ट्रक्चर होगा। इसमें से 3 लेयर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है, और जो 4th लेयर है वो नरिशमेंट का काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन बी है, इस थोड़े से पार्ट को जूम करके दिखाया गया कि कैसे एपिडर्मिस ये पहली लेयर होती है, उसके नीचे का जो एंडोडर्मिस का पार्ट है, फिर मिडिल लेयर्स आ जाती हैं ये दोनों। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, और ये टैपेटम वो नरिशमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो। फिर यहाँ पे पूरे सेप्टम्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल के फॉर्म में 1 2 3 4, ये आपने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पॉलन ग्रेन्स पर। पॉलन ग्रेन होते क्या है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक, if you touch the open anther of hibiscus or any flower, you would find the deposition of yellowish पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। देखा ही होगा आपने, अगर आप हिबिस्कस को टच करिए तो ऐसा आपको दिखाई देता है, वही आपका पॉलन ग्रेन है जो कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप से स्कैन करने के बाद आपको कुछ पॉलन ग्रेन इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे ये आपका फाइन स्ट्रक्चर है, ये देखिए। अब एक पॉलन ग्रेन का इनलार्ज व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए वाला ये टेट्राड है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन फर्दर डेवलप होने वाले हैं, इसलिए इनको टेट्राड बोलते हैं। और स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे कैसे वो मैच्योर होकर के पॉलन ग्रेन बनते जाते हैं, ये स्टेजेस हैं। ये आपका फाइनल पॉलन ग्रेन है, वेजिटेटिव सेल है, और ये जेनरेटिव सेल। ओके, तो ये आइए देखते हैं यहाँ पे, ये वैरायटी ऑफ कलर, साइज, शेप और डिजाइन के देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है स्फेरिकल होते हैं जनरली, और 20 to 25 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर हो सकता है। ठीक है, और ये 2 लेयर्ड वॉल से कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं आउटर लेयर हार्ड होती है, इसको एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपोलोनियम की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलोनियम की बनी होती है, जो ये बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि ये रेजिस्ट कर लेता है बहुत हाई टेम्परेचर, एसिड, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड से भी आप इसको प्रोटेक्ट कर लेता है अंदर की सेल्स को। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इस स्पोरोपोलोनिन को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो पॉलन ग्रेन एक्साइन के साथ साथ हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर। इसमें जर्म पोर होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। ठीक है, और वहाँ से स्पोरोपोलोनिन गायब होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा पॉलन ग्रेन है, तो वहाँ पे कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ से जर्मिनेट करेगा, जैसे ये जगह है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए जर्मिनेट करना है पॉलन ग्रेन को, तो वहाँ पर स्पोरोपोलोनिन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ओके, स्पोरोपोलोनिन एक आपका वो एक्साइन का पार्ट हो गया। ठीक, अब इसके साथ साथ एक इनर वॉल डबल लेयर होता है। पहला हमारा क्या था, जो डबल लेयर में पहला हमारा था क्या, एक्साइन। अब उसके अंदर एक लेयर होगी, क्या होगी, इंटाइन। इंटाइन जो है इसकी इनर लेयर है प्रोटेक्शन के लिए। ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर है, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। एक्साइन किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलोनिन की। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो पॉलन ग्रेन का होता है सराउंडेड होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और व्हेन पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। पहली होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और ये अबंडेंट होती है, फूड ढेर सारा भरा हुआ होता है और इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस के साथ होती है। और जो जनरेटिव सेल होती है स्मॉल होती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में, जो वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। 60% एंजियोस्पर्म जो है पॉलन ग्रेन जो है शेड करते हैं 2 शेल्ड स्टेज में। ठीक, 2 शेल्ड के स्टेज में, मतलब एक वेजिटेटिव होता है और एक जेनरेटिव होता है। यहाँ पे देखिए डी शेप्ड आपको बिल्कुल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल शेप्ड दिखाई दे रहा है। पॉलन ग्रेन जो है बहुत सारे स्पीशीज के ऐसे हैं जो कि क्या कर देते हैं,
एक चीज और मैं आपको बता दूं, रिमेनिंग स्पीशीज कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि सेल डिवाइड होकर के माइटोटिकली एक और मेल सेल, 2 मेल सेल बना देती है, और ये गैमीट उसके बाद वेजिटेटिव को अगर ऐड कर ले तो 3 सेल स्टेज का हो जाता है। मैक्सिमम 2 सेल स्टेज का होता है। यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो कि जो कोई एक सेल डिवाइड हो गई तो वो 3 सेल के स्टेज का हो जाएगा। बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लेक्शन कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इससे हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉलन एलर्जी भी हो सकती है। अब चलेंगे सेकेंड पार्ट पे, पिस्टिल, जो कि है मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक। अब तक हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरेंजिया, अब पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजिया, जो कि गैनियसियम का पार्ट है। द गैनियसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे एंड्रोसियम मेल करता था, वैसे गैनियसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पे रख रहा है। उसके बाद गैनियसियम कंसिस्ट करता है एक सिंगल पिस्टिल, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर यहाँ पे सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेलरीज बोलते हैं। और मोर देन 1 पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर, अगर वो एक से ज्यादा पिस्टिल है और फ्यूज हो गई है तो उनको सिनकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और मे बी फ्री, अगर वो जुड़ी हुई नहीं है तो उनको बोलेंगे एपोकार्पस ओवरी। ठीक, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी थी, हमने क्या क्या सीखा कि अगर सिंगल पिस्टिल है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और उस एक से ज्यादा है मल्टीकार्पेलरी, और अगर वो दोनों जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अब एक ओवरी में जो पार्ट होते हैं 3 पार्ट मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं थोड़ा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? स्टिग्मा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके ड्रॉप होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टाइल, और लास्ट में आपका यहाँ पे जो पार्ट है वो हो जाएगा ओवरी। और यही गाइनिसियम या पिस्टिल का क्या है? 3 ये पार्ट है। द बेसल ब्लज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। नीचे का जो ब्लज पार्ट था, बड़ा पार्ट था, वो क्या है आपका? ओवरी है। इट इज द ओवेरियन कैविटी। इसके पास क्या होता है? इसके अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको लॉक्यूल भी बोलते हैं। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द, यहाँ पे प्लासेंटा भी होता है जो कि इसके कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। एक डाइसेक्टेड फ्लावर है हिबिस्कस का, जो कि पिस्टिल यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये थैलेमस है, यहाँ पे आपका थैलेमस हो गया, यहीं पे आपका नेक्टर अगल बगल यहीं सिक्रीट होता है, इसे यहीं पे ओवरी हो गई। ठीक, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। यहाँ पे देखिए सिनकार्पस ओवरी है। ठीक, ये सिनकार्पस है, यहाँ पे ढेर सारे कार्पल्स हैं। ठीक, और जो डी है ये आपका एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल का यहाँ पे क्या है? देखिए पूरा अलग से स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? हाइलम। ठीक, फ्यूनिकल जो होता है जहां से ये अटैच्ड होगा उस बेस से। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोपाइल है जो कि ओपनिंग है, माइक्रोपाइलर पोल है। उसके बाद आउटर इंटीग्यूमेंट है, फिर इनर इंटीग्यूमेंट है, यहाँ अंदर न्यूसेलस है, और ये बीच में आपका यहाँ पे एम्ब्रियोसैक हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा से अराइज करता है। और जो नंबर ऑफ ओव्यूल है ओवरी में, ये 1 हो सकता है, जैसे एग्जांपल है वीट, पैडी एंड मैंगो, और 1 से ज्यादा हो सकता है पपाया, वाटरमेलन या ऑर्किड्स में। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में आइए पढ़ते हैं। ओव्यूल बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि जो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है स्टार्क से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। अभी हमने बताया था ना, वही फ्यूनिकल। आप अपनी बुक में देखिए जो फ्यूनिकल होता है। जो बॉडी होती है ओव्यूल की, फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ, और उस रीजन को ही बोलते हैं क्या? हम हाइलम बोलते हैं। उसके बाद हाइलम जो है एक जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। आपको दिखाता हूं यहाँ पे जो हाइलम है, ये हाइलम का जो रीजन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का क्या है? ये जंक्शन है, यहीं पे जुड़ता है। हर एक ओव्यूल जो है 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं इनके चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। और एनसर्कल होते हैं न्यूसेलस के
एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। वो माइक्रोपाइल को छोड़ करके बाकी हर जगह से क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एक चैलेजा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट किसका, ओव्यूल का। ठीक है। एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक ढेर सारी सेल का मास होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि एबंडेंट रिजर्व फूड होता है, फूड मटेरियल है, और ये लोकेट करता है न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के पास होता है, मतलब जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल जर्म सेल है जो, ये उसके पास होता है, उसको नरिशमेंट देगा। एक ओव्यूल जनरली एक का सिंगल एम्ब्रियो सैक रखता है, ठीक है, जो कि एक फिर डेवलप होकर के मेगा स्पोरेंजिया बनाता है। ठीक है, मेगा स्पोर बनाता है, सॉरी। अब मेगा स्पोरेंजेंसिस होता कैसे है, ये प्रोसेस है जिसमें मेगा स्पोर्स बनते हैं, किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से, जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे वहाँ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे मेल जर्म सेल के केस में, यहाँ पे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। और ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो ओव्यूल है वो सिंगल एमएमसी से बनता है, ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन में बनता है। यहाँ पे देखिए फिगर क्या है, पहला पार्ट ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, ये लार्ज मेगास्पोर मदर सेल है ये, ठीक, पूरा का पूरा। उसके बाद अ डाइड एंड अ टेट्राड ऑफ द मेगास्पोर, बी में है आपका, ये ए का पूरा और ये बी का है मेगास्पोर। और लास्ट में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे आप ये देखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे पूरी बात समझा देता हूँ, फिर हम जब चलेंगे डायग्राम पे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। तो चलिए चलते हैं। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस रखता है प्रोमिनेंटली, बहुत बड़ी लार्ज सेल थी, और जो एमएमसी है वो मियोटिक डिवीजन में जब जाती है तो मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, जैसे वहाँ पॉलन ग्रेन पढ़ा था वैसे यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोर जो है फंक्शनल होता है, अदर 3 डीजेनरेट। एक जो है उसमें फंक्शनल होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोसाइट। जो फंक्शनल होता है वही किसमें कन्वर्ट होता है, फीमेल गैमेटोसाइट या फिर एम्ब्रियोसाइट में, केवल एक, ठीक है। बाकी जो बचे हुए होते हैं उनमें से वो डिजेनरेट 3 हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसाइट फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोरेंजियम इज टर्म्ड एट द मोनोस्पोरिक। अगर एक बच रहा है तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर जो है डिवाइड होगा माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। कितने, 2 न्यूक्लियाई, जो कि मूव करते हैं अपोजिट पोल पर, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे यू 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना लेंगे। 2 मोर सिक्वेंशियल मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, 2 और मियोटिक डिवीजन होते हैं, मतलब पहली बार तो 2 से 4 बन जाएंगे और 4 से फिर क्या बन जाएंगे, वो 8 बन जाएंगे। और यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। It is of interest to note that these meiotic division are the strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। 8 न्यूक्लियर स्टेज जब हो जाती है, सेल वॉल है लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोसाइट, और जब या एम्ब्रियो सैक बनने का तब स्टार्ट होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके एम्ब्रियो सैक में 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, 6 जो है बाद में उस सेल वॉल से सराउंडेड हो जाती हैं और ऑर्गेनाइज हो जाती हैं सेल में, और जो बाकी 2 बचे हुए होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, वो 2 लार्ज सेंट्रल सेल की तरह बनी हुई रहती हैं। फिर क्या होता है, देयर इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, 3 आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। 3 उसमें से क्या हो जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे ग्रुप्ड हो जाती हैं, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस, और एग एपरेटस को बनाती हैं, ठीक। फिर सिनर्गिट एंड 1 एग सेल, द एग एपरेटस इज टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्गेट्स एंड
वन एग सेल, 2 सिनर्गेट्स बनेंगे और एक एग सेल बनेगा। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब, जो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को इनटू द सिनर्गेट, अंदर जाने के लिए। 3 सेल जो उसमें होती है, जो चैलेजा एंड के पास, वो जो है एंटीपोडल सेल्स कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? एंटीपोडल सेल्स। और जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है, एड मेंशन अर्लियर, जो पहला हमने अभी पढ़ा था कि एक सेंटर में लार्ज सेल बन जाती है जो बची हुई रहती है ग्रुप के बाद, हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल्ड। मतलब 2 तो फ्यूज हो जा रही हैं तो 7 हो जा रही है, बच रहा है पूरा 7 क्योंकि पहले वो 8 था। ठीक है, आइए डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 न्यूक्लिएटेड है, वो पोल पे जा रहे हैं 2 न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 और ये 2, फिर 2 से 4 और 4, तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स जो है, एंटीपोडल सेल कितने की ग्रुप में बन जाती है? इधर 3 बन जाती हैं और इधर भी 3 और बीच में 2 रह जा रहा है। फिर अब इसमें से क्या हो रहा है, एक मेम्ब्रेन इधर बन जा रही है इन तीनों के लिए और यहाँ पे 3 वो हो गए। उसके बाद 1 2 3 6 इधर हो गया, ये 3 इनका ग्रुप बन गया। बीच में सेंटर में जो सेल बन रही, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, अब क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। 3 3 6 1 7 सेल्ड हो जाता है। ये न्यूक्लियस 8 है, सेल कितनी है? 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, सेंट्रल सेल दिख रहा है, ये एग दिख रहा है पूरा। ठीक है, ये पूरा डेवलप हो चुका है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन। कहां से कहां तक? पॉलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा तक। कहां से? पॉलन सैक से। ठीक है, इसी टर्म को बोलते हैं पॉलिनेशन। कई तरह का पॉलिनेशन, जैसे ऑटोगैमी, ये ऐसा पॉलिनेशन है जो कि सेम फ्लावर पे हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे, इसीलिए इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है आपका पी, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है आपका सनफ्लावर, और लास्ट है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। चलिए, सम प्लांट जैसे कि वियोला, वियोला का प्लांट, ठीक है, पैंसी जिसको बोलते हैं, ऑक्सैलिस होता है, कॉमेलिना होता है, ये सब प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के फ्लावर। पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर, जो कि सिमिलर फ्लावर होता है दूसरे स्पीसीज का। अदर स्पीसीज विल एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा एंड द क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। 2 तरह का होगा, कैमोगैमस, क्लिस्टोगैमस। जो इसमें खुला हुआ होगा क्या आपका, flower which are similar to flower to other species with exposed anther and stigma। यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, और जो क्लिस्टोगैमस होता है which do not open at all, ये खुले नहीं हुए होते हैं, एक्सपोज्ड नहीं होते। ऐसे फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, वो पास पास होंगे। जब एंथर डिहेसिक होगा इन द फ्लावर बर्ड, पॉलन ग्रेन कम इन द कॉन्टैक्ट, और जैसे ही वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहां पे पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो इनसे अलग हैं। इनवर्सिबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। मतलब यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में कोई भी जो क्रॉस पॉलिनेशन का केस रह ही नहीं जाता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। मतलब अगर पॉलिनेटर्स नहीं भी हैं तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गीटोनोगैमी, गीटोनोगैमी क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन एंथर से जाते स्टिग्मा तक ऑफ अनदर फ्लावर द सेम प्लांट, अल्दो Geitonogamy is the functionally cross pollination involving a pollinating agent generally in the similar orthogamy since the pollen grain come from the same plant। लेकिन यहाँ पे pollen grain same plant के ही flower पे गिरता है। Geitonogamy में क्या होता है कि सेम, जैसे एक प्लांट है, अपने ही एक फ्लावर से उसने pollen grain निकाला, दूसरे अपने ही प्लांट के फ्लावर में ले जा करके पॉलिनेशन करा दिया है। जीनोगैमी क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक डिफरेंट प्लांट के चले जाते हैं। ये ऐसा ओनली टाइप पॉलिनेशन है विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। यहाँ पे दूसरे टाइप के पॉलन ग्रेन्स भी आ जाते हैं।
अब एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे एजेंट है, जैसे प्लांट के एनिमल्स हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, बहुत सारे तरीके के एजेंट होते हैं जो कि क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर है, एयर है और एनिमल्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन कराते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर वेलेस्नेरिया में हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है। ठीक, तो देखिए जो पॉलिनेशन के एजेंट हैं उसमें से हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले विंड एंड वाटर। ठीक, ये दो फैक्टर हो गए। टू compensate of the uncertainties and the associated loss of pollen grain, the flower produce the enormous amount of pollen. अब पॉलन इतना ज़्यादा क्यों बनता है? उसका रीज़न यही है कि पॉलिनेशन कंफर्म हो जाए। इतने ज़्यादा हम पॉलन बनाएं, अगर कम नंबर में बनाएंगे शायद पॉलिनेशन ना हुआ हो तो फिर क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है? पॉलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट बनाया जाता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक, विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कॉमन है। ठीक, वाटर पॉलिनेशन जैसे वाटर प्लांट, वेलेस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा, इन सब में कॉमन होता है। ठीक है, फिर इंसेक्ट में, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं जैसे वीट हो गया, आपका लेमन हो गया, ठीक, गुआवा हो गया, इन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में ऐसे ही करते हैं। ठीक, मॉथ हो गए, जैसे यक्का वगैरह का जो पॉलिनेशन होता है वो मॉथ करते हैं। अगर प्लांट में पॉलिनेशन ना हो तो अपनी लाइफ साइकिल को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, कुकम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, ये यूकेलिप्टस, बनाना, इन सब में, इन सब के जो फ्लावर हैं आप देख करके इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये कैसे पॉलिनेशन करते होंगे। ठीक है, और पॉलिनेशन में दो तीन चीज़ें काफ़ी कॉमन है। जैसे अगर कोई प्लांट है इंसेक्ट पॉलिनेशन कराना चाहता है और वो नाइट में ब्लूम करता है तो उसका कलर हमेशा कैसा होता है? बिल्कुल डल कलर या फिर वाइट कलर होता है, एकदम लाइट ब्लू होता है जैसे, और लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत दूर दूर तक महक जाती है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि रात को जब इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास आते हैं नेक्टर के लिए, तो वो साथ साथ में पॉलिनेशन भी करा लेते हैं। लेकिन दिन के टाइम पे जो फ्लावर ब्लूम करते हैं उनका अक्सर स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, जैसे कि दिन के टाइम पे इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और फिर वो पॉलिनेशन करा पाएँ। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर फ्लावर का कलर डल है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो वो नाइट को ब्लूम करते होंगे, और अगर फ्लावर का कलर बहुत वाइब्रेंट है तो वो डे में ब्लूम करते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? टू कंटिन्यू द सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनका जैसे कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, और इसी वजह से ये क्या करते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर रखते हैं। इनका पॉलिनेशन इनकरेज होता है। अगर हम इनको क्रॉस पॉलिनेशन करें तो नई नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट द सिंक्रोनाइज। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पे जो पॉलन है वो अलग टाइम पे पॉलन ग्रेन डेवलप होता है और स्टिग्मा तब तक रेडी नहीं होता, तो वो चाह करके भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, भले ही वो हर्माफ्रोडाइट हो। ठीक है, तो the anther and the stigma are placed at the different positions so the pollen grain cannot come in the contact with the stigma। मतलब अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, पहला क्या रूल था? पहला उन्होंने क्या किया कि पॉलन ग्रेन को अलग टाइम पे मैच्योर किया, स्टिग्मा को अलग टाइम पे। तो पॉलन ग्रेन मैच्योर पहले हो भी गया तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। या फिर जो पॉलन ग्रेन्स है उनको अलग पोजीशन दी गई, स्टिग्मा को अलग पोजीशन दी गई, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पोजीशन हो गया। ये कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। Another device prevent the cell pollination the production of unisexual flower। अगर हम देखें कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, और इस वजह से भी क्या होता है? ऑटोगैमी को रोका जा सकता है। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कैसे पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। आइए मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो
तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो कि आकर के स्टिग्मा पे गिर चुके हैं और स्टिग्मा से उसमें फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रही है। पॉलन ट्यूब आकर के जब फ्यूज होती है, फिर बाकी जितने भी चेंजेस हमें यहाँ पे ओवरी के अंदर दिखाई देंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ये डायग्राम समझ के रखना है, क्योंकि क्लास 11th में आपको ये बेसिक इसकी नॉलेज होगी, क्लास 11 में आप इसको पढ़ चुके हो। आगे जो चेंजेस इस ओवरी या इस फ्लावर में होने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RN एजुकेशन फाउंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।